हेलो नमस्कार। वेलकम टू कोड ऑफ नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन को देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एविडेंस को कैसे पढ़ेंगे हम। तो आज का वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि एविडेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं उसे नोट डाउन कीजिए जिससे कि आपको पॉइंट्स याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एविडेंस। तो एविडेंस को समझने से पहले हम ये समझेंगे, ठीक है, कि एविडेंस किस तरीके का लॉ है। जैसे कि हम सबको पता है कि लॉ में एक सेट ऑफ रूल्स है। अब ये सेट ऑफ रूल्स क्या है? तो इसमें दो प्रकार के रूल आते हैं। वो लॉ जो किसी पर्सन को राइट और ड्यूटीज़ देती है, ठीक, और दूसरा जो उसे लागू करता है, ठीक है। तो कैसे हो गया ये, इसको समझेंगे। जैसे ये लॉ है और इसमें दो तरीके के ये सेट ऑफ रूल्स हो गए। इसमें पहला क्या है कि जो हमें राइट दे रहा है, ठीक है, और दूसरा जो उसे इन्फोर्स कर रहा है। तो जो पहला हमें राइट दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, जो विधि हमारे राइट को, हमारे ड्यूटीज़ को डिफाइन कर रही है उसे हम सब्सटेंसिव लॉ कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया इसे हम सब्सटेंसिव कहेंगे, ठीक है, इसे हम सब्सटेंसिव कहेंगे। और उसके बाद हमारा जो विधि रेमेडी को डिटरमाइन कर रही है, मतलब कि उस मतलब जो हमारे राइट हैं, ठीक है, उसको सुनिश्चित कर रही है। डिटरमाइन मतलब सुनिश्चित कर रही है, उसे अवधारित कर रही है। उससे अवधारित करने के लिए जो प्रोसेस बताती है उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव लॉ कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम अगर इसके बारे में बात करें तो जब राइट को असर्टेन करने का क्वेश्चन अराइज होगा तो उसके लिए सब्सटेंसिव लॉ की हेल्प लेंगे कि किसी के राइट्स कहीं से वायलेट हुए हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ से अराइज होगा, हम सब्सटेंसिव लॉ की हेल्प लेंगे कि कौन से एक्ट के थ्रू। सब्सटेंसिव लॉ में कई तरीके के सब्जेक्ट हैं जैसे आपको पता होगा, तो उसके थ्रू हम उसकी हेल्प लेंगे। फिर उसी राइट के इन्फोर्समेंट के लिए हम एग्जेक्टिव लॉ की हेल्प लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर है। अब अगर इसे हमने समझना हो कि एक सिंपल लैंग्वेज में या एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ए और बी जो है इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो के ए है, ये ए है, मान लीजिए कि ये एक केक बनाने वाली कंपनी है और बी ए से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उसे एक स्पेसिफिक डेट पर कुछ केक्स की ज़रूरत है। कुछ उसमें अमाउंट भी हो सकता है कि मान लीजिए 20 केक की ज़रूरत है या 25 की है या 30 की है या जैसे भी है, तो उसे इसकी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर ए जो है उस डेट को, ठीक है, उस डेट को केक डिलीवर नहीं करता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब ए यहाँ पे बी को जो है केक डिलीवर नहीं करेगा, तो अगर उसने केक को डिलीवर नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पर बी को क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। मान लीजिए कि उसे उस केक को कहीं और सेल करना है या कहीं भेजना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर उसको लॉस हुआ। तो फिर अब यहाँ पे बी के पास यहाँ पे क्या राइट है, ए के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे राइट क्या है उसके पास। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है, कि बी जो है वो ए के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो अगेंस्ट यहाँ पर उसके पास क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन लोगों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम ये समझेंगे कि ए ने जो है बी का जो केक डिलीवर नहीं किया है तो उसमें क्या किया है, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक सब्सटेंसिव नेचर का लॉ है। तो अब ये तो जैसे यहाँ मैंने जैसे ऊपर बताया कि वो क्या बताती है, राइट को डिसाइड करने में हेल्प करती है। तो राइट यहाँ पे अब उसका डिसाइड हो गया कि बी जो है वो ए के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस ला सकता है, ठीक है। तो
अब इसके बाद जो है, अब बात ये आती है कि इसके इन्फोर्समेंट की, ठीक है, उसके लिए बी को क्या प्रोसेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके लिए बी को एग्जेक्टिव लॉ की हेल्प लेनी होगी। एग्जेक्टिव लॉ की हेल्प लेगा तो उसके बाद उसका केस चलेगा। अब केस चलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि उसे हम सिविल नेचर का केस है, तो वहाँ पर सिविल केस चलेगा। तो सिविल केस जो चलेगा वो कैसे चलेगा, सीपीसी के थ्रू चलेगा, ठीक है, सीपीसी के थ्रू चलेगा वो केस, ठीक है। अब ये डिसाइड हो गया कि बी के पास ए के अगेंस्ट राइट क्या है, और वो केस जो है कौन से प्रोसीजर के थ्रू चलेगा, ठीक है। तो हम ये समझ गए, ये दोनों समझ गए। अब यहाँ पर बात आती है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि बी जो है वो सच कह रहा है, ठीक है, वो जो बोल रहा है कि उसने केक, ए ने केक उसके लिए डिलीवर नहीं किया, ये कैसे डिसाइड होगा। तो वहाँ पर बी जो है एविडेंस देगा, ठीक है, एविडेंस देगा। तो ये जो एविडेंस देगा, ठीक है, इसी से ये डिसाइड होगा कि ए ने बी के जो केक डिलीवर नहीं किया है वहाँ पर उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी उनके पास रिकॉर्ड होगा, बी उसे कोर्ट में पेश करेगा और फिर उसके थ्रू ये डिसाइड होगा कि हाँ इतने अमाउंट की बात हुई थी कि इतना इतना केक उसको डिलीवर, मतलब केक बना के डिलीवर करना है, और जो है एक स्पेसिफिक डेट पर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। तो जो ये सब्सटेंसिव लॉ है और ये जो प्रोसीजरल लॉ है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए जो है मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम सब्सटेंसिव लॉ भी आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी हम प्रोसीजर के बहुत सारे चीज़ों को पढ़ेंगे कि वो दोनों कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रोसीजरल लॉ में सब्सटेंसिव लॉ भी आता है और कभी कभी सब्सटेंसिव लॉ में प्रोसीजरल लॉ के नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे सीपीसी है, ठीक है, सीपीसी में जो सेक्शंस दिए हुए हैं वो जो है सब्सटेंसिव नेचर के हैं, ठीक, और आपके जो सीपीसी में ऑर्डर दिए गए हैं वो प्रोसीजरल नेचर के हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये दोनों आपस में एक इंटरकनेक्टेड है। एविडेंस एक्ट में भी आप देखेंगे कि जो स्टॉपेल है, कन्फेशन है, वो क्या है इसी तरीके से एविडेंस एक्ट में स्टॉपेल है, कन्फेशन है, ये क्या है, ये स्टॉपेल और ये जो है ये सब्सटेंसिव नेचर के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रोसीजर लॉ जो होता है वो हमेशा जो है लिबरली इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, लिबरली इंटरप्रेट किया जाता है। और जो हमारा सब्सटेंसिव लॉ है इसको जो है स्ट्रिक्टली हम इंटरप्रेट करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि प्रोसीजर को हम लिबरली करते हैं और सब्सटेंसिव को जो है इतना स्ट्रिक्टली करते हैं, ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर प्रोसीजर स्ट्रिक्ट होगा ना तो किसी पर्सन को जस्टिस नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप, कि अगर आप बहुत प्रोसीजर के थ्रू एकदम स्ट्रिक्टली प्रोसीजर को फॉलो कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि इतना समय हमारा ये जो किसी केस को डिसाइड होने में इतना समय क्यों लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर को लिबरली लिया जाता है कि आप किसी को मौका देंगे। वैसे तो होता है कि इतने दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए, इतने दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए, लेकिन क्या वो जनरली या हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो चीज़ होती है, नहीं होती है। वहाँ पे ये कोर्ट के इसीलिए इसको लिबरली इंटरप्रेट किया जाता है कि ताकि जो है जो भी पर्सन है, कोई भी हो, चाहे वो कोई विक्टिम हो या डिफेंडेंट हो, कोई भी हो, वो जो है उसे समय मिल सके इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल आप मैं आपको बताऊँ, ये इसलिए ऐसा इंटरप्रेट क्यों होता है कि इसीलिए यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि सीपीसी में और सीआरपीसी में, ठीक है, कोर्ट को पावर दिया गया है। तो सीपीसी में 151 है और सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है, 482। ये क्या है, ये दोनों बताते हैं कोर्ट के इनहेरेंट पावर को, ठीक है। ये इनहेरेंट पावर क्या होता है, इनहेरेंट मीन्स होता है किसी में निहित होना, ठीक है, निहित होना मतलब किसी में समाये हुए जो पावर है, ठीक है। तो कोर्ट को ये पावर दिए गए हैं, ठीक है। अब ये कोर्ट को ये पावर क्यों दिया गया है कि
उसको अलग से क्यों ये इनहेरेंट पावर दिया गया है, ठीक है। ये इसीलिए दिया गया है कि ताकि जस्टिस के लिए, ठीक है, इसीलिए कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर दिए गए हैं जस्टिस के लिए, ठीक है, जिससे कोर्ट में इक्विटी और सद्विवेक के साथ जस्टिस किया जा सके, ठीक है, किसी भी पर्सन को या उसके साथ में कोई इनजस्टिस ना हो। इसी वजह से ये चीज़ कोर्ट को इसीलिए यहाँ पर पावर दिया गया है। अब इसका एक बहुत ही आप सभी लोग मूवीज़ देखते होंगे, तो अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको याद होगा कि साउथ की एक मूवी है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, आप इसे इस तरीके से जल्दी समझ लेंगे कि साउथ में एक मूवी है, आप लोगों ने देखी होगी, जय भीम। जय भीम मूवी जो है वो साउथ की है। उसमें आपने देखा होगा कि एक एडवोकेट है जो रिट पिटीशन डालता है, ठीक है, हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डालता है हाई कोर्ट में। अब जनरली क्या होता है कि रिट पिटीशन का ट्रायल नहीं होता है, ठीक है, आपको पता होगा कि रिट पिटीशन में ट्रायल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो कोर्ट होता है ना, वो उस रिट पिटीशन को एज अ वो ट्रायल में डाल देता है, ठीक है, कि ये कैसे हो पॉसिबल हुआ, क्योंकि यही है कोर्ट का इनहेरेंट पावर, ठीक है, जो हम 482 में और 151 में पढ़ते यही है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोर्ट का जो इनहेरेंट पावर है वो आप समझ सकें कि ये क्यों दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी ही है। और इसी तरीके से एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी। वहाँ पर विटनेस की टेस्टिमनी को वो अलाउ कर देता है, जबकि आपको पता होगा कि कोई नया विटनेस आता है तो उसमें आप अपोजिट पार्टी को बताना होता है ताकि वो जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सके। यही प्रोसीजर होता है कि विटनेस अगर कोई नया आ रहा है तो वो अपोजिट पार्टी को बताना होता है, ठीक है, उसकी लिस्ट होती है कि ये विटनेस इसमें केस में आएंगे ताकि वो एक दूसरे से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो जज होता है वो मतलब नए विटनेस ही रहता है और उसकी टेस्टिमनी को वो अलाउ कर देता है। अपोजिट पार्टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट करता भी है, जो वकील होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जज अलाउ कर देता है। किस लिए? ताकि इसलिए कि जो केस चल रहा है, ठीक है, उसको और बेहतर तरीके से समझा जा सके और उसमें जस्टिस मिल सके उसको, ठीक है। ये इनहेरेंट पावर जो न्यायाधीश को मिले हुए हैं ये इसीलिए हैं ताकि किसी को भी कि ये इसलिए है, ये सिर्फ जस्टिस के लिए है, ठीक है, कि वो जस्टिस के लिए प्रोसीजर से अलग भी जा सकता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि साक्ष्य अधिनियम में क्या है। साक्ष्य अधिनियम में हमारा एक प्रोसीजरल लॉ है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या आता है, व्हाट इज़ एविडेंस, ठीक है। वो एविडेंस क्या है, तो वैसे तो एविडेंस को कहीं भी ऐसे डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो ये बताता है कि एविडेंस में क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना है कि एविडेंस शब्द कहाँ से आया। तो एविडेंस शब्द जो आया वो लैटिन वर्ड के एविडेरा से आया है, ये वहीं से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्लियरली डिस्कवर करना या असरटेन करना, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये है, आप इसे देखिए, ये है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज़ एविडेंस, ठीक। अब ये बता रहा है कि एविडेंस क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेरा विच मीन्स टू डिस्कवर क्लियरली, टू असरटेन और टू प्रूव, ठीक है। ये कहना ये चाहता है कि एविडेरा जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि क्लियरली डिस्कवर करना या असरटेन करना, मतलब असरटेन का मतलब सुनिश्चित करना और प्रूव करना, ठीक है। तो किसी एक्ट को क्लियरली डिस्कवर करने, सॉरी किसी फैक्ट को, एक्ट नहीं, किसी फैक्ट को क्लियरली डिस्कवर करने और उसे प्रूव करने के लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन बना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कि देयर इज़ ए स्पेसिफिक legislation has been made in relation to prove or discover things clearly or truly, and the Evidence Act 1872 by Sir James Stephen and is being used since 1872 in our judicial system, ठीक है। तो किसी फैक्ट को क्लियरली डिस्कवर करने और प्रूव करने के लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन बना है जिसे हम एविडेंस एक्ट 72 कहते हैं, जो कि सर जेम्स स्टीफन ने
तैयार किया था इसका, आपको पता होगा, इसका ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था। और तब से लेकर आज तक ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में चल रहा है, वहाँ पे लागू है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब एविडेंस एक्ट को जो डेफिनीशन है, ठीक है, ये सर जेम्स स्टीफन क्या कहते हैं इसके बारे में? तो सर जेम्स स्टीफन क्या कहते हैं? इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसीजर विच with a view to ascertain individual rights and liabilities cases। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को असर्टेन करता है इंडिविजुअल केसेस में। ठीक है, ये बता रहा है। फिर इट डिटरमाइंस, ठीक है, इट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइंस कर रहा है ये? कि व्हाट फैक्ट्स मे एंड व्हाट मे नॉट बी प्रूव। मतलब क्या हुआ इसका? कि कौन से फैक्ट प्रूव्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, क्या फैक्ट्स में प्रूव किया जाएगा और क्या फैक्ट्स में नहीं किया जाएगा, ये एविडेंस एक्ट बताता है। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन टू अ फैक्ट विच मे बी प्रूव। ठीक है, कि कौन से एविडेंस दिए जाएंगे उस फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, कि कोई फैक्ट्स है, कोई फैक्ट इन इशू चल रहा है हमारा केस में, और उसको प्रूव करने के लिए कौन कौन से एविडेंस दिए जाएंगे, ये भी हमारा एविडेंस एक्ट बताता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो एविडेंस है ना, ये आप इसी डेफिनेशन के थ्रू ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारे जूरिस्ट जो भी हैं, बहुत सारे जूरिस्टों ने इसके बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो सर जेम्स स्टीफन की ही है, और इसी पर ही ये पूरा एविडेंस चल रहा है और इसी पर ही ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाय होम इन व्हाट मैनर द एविडेंस मस्ट बी गिवन बाय विच एनी फैक्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो किसके द्वारा और किस तरीके से एविडेंस दिया जाएगा किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, बाय होम एंड इन व्हाट मैनर, मतलब किस तरीके से, ठीक है, एविडेंस को दिया जाएगा किसी फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि स्पीड स्लो है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सीजे मुनीर। ठीक है, चीफ जस्टिस मुनीर हैं, वो क्या कहते हैं एविडेंस के डिफिनेशन को लेकर? तो इट कैन बी डिफाइन एज अ सिस्टम ऑफ रूल ऑफ असर्टेनिंग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये बोलते हैं कि कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स को असर्टेन करने या उसे क्लियर करने की का ये सिस्टम ऑफ रूल है। ठीक है, जो एविडेंस है हमारा, वो जो साक्ष्य हम दे रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को असर्टेन करने का, उसे क्लियर करने का एक सिस्टम है, एक रूल है। ठीक है, क्लियर है। अब बारी आती है हमारी कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो हमारा एविडेंस के बारे में क्या कहता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे है कि ये शायद पॉइंट छूट गया है। सो वी विल स्टडी एविडेंस बाय कीपिंग एविडेंस एक्ट 1872 में। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम एविडेंस को आगे जब भी पढ़ेंगे या एविडेंस के को लेकर जब भी हम चीज़ समझेंगे, तो वो हम सेक्शन 3 को अपने दिमाग में रख कर ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ही डेफिनेशन आपकी एक्ट में बताई हुई है। ठीक है, तो अब सेक्शन 3 क्या कहता है? अब यहाँ पर ये है कि ये बताता है कि सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। ठीक है, कि एविडेंस का मतलब और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड्स हैं। तो जैसे कि बताया गया है, उसमें 2 तरीके के एविडेंस के बारे में बताया गया है। आप साथ में बेयर एक्ट भी रखिए तो उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि उसमें बताया गया है कि एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल एविडेंस, और एक बताया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कि मतलब एविडेंस जो है वो 2 तरीके के हैं, एक ओरल है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ओरल एविडेंस में वो क्या कहता है?
all the statement which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under in। तो ये कहना चाहता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विटनेस के द्वारा, तो जो कोर्ट उसे अलाउ कर रही है तो वो क्या समझा जाएगा, जो इस स्टेटमेंट है उसे क्या समझा जाएगा, ठीक है, अंडर इंक्वायरी, इंक्वायरी के तहत उसे ओरल एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, जो भी हम स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट हमारा वो ओरल एविडेंस माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड पॉइंट है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंसेप्शन ऑफ कोर्ट। ये आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स हम देंगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, ये आपका ईयर 2000 में यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो होंगे उसे भी क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ये 2000 में इसको इंक्लूड किया गया था कि ये भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो ज्यूरिस्ट और हैं, एक हैं वुडरफ और आमिर अली, उनकी भी जो वो भी सर जेम्स की स्टीफन, सर जो जेम्स स्टीफन है, इनकी जो डिफिनीशन है इसके मैच ही करती है। मैं आपको उसे रीड करके बता देती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। वुडरफ और आमिर अली ये बताते हैं कि एविडेंस क्या डिटरमाइंस करता है। ठीक है, एविडेंस जो एक्ट है वो क्या डिटरमाइंस करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स मे बी proved in order to establish the existence of that which is defined by the substantive law। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये वही कह रहे हैं कि किस प्रकार के तथ्यों को साबित किया जा सकता है और उस तथ्य के जो एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए जो सब्सटेंसिव लॉ में डिफाइन किया गया है, यही ये भी कह रहे हैं और यही सर जेम्स स्टीफन का भी मिलता जुलता है इन लोगों का। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार का सबूत उन तथ्यों को दिया जाना है। ठीक है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रूफ इज़ टू बी गिवन ऑफ दोज फैक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि कौन से फैक्ट्स दिए जाएंगे, कौन से नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, हु इज़ टू गिव इट, ठीक है, कि किसे देना है, ठीक है, वो एविडेंस किसे देना है, ठीक है, और हाउ इट इज़ टू बी गिवन, और वो कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि ये कुछ मिलता जुलता ही है, इसी में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि एविडेंस क्या है। ठीक है, एविडेंस को जेम्स स्टीफन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सीजे मुनीर कैसे कहते हैं, वुडरफ और आमिर अली कैसे कहते हैं। ठीक है, और एविडेंस जो है वो क्या है, वो ये भी पढ़ लिया कि वो प्रोसीजरल लॉ का एक पार्ट है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा आगे आपका टॉपिक है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस। ठीक है, एविडेंस एक्ट 1872 का क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जानना है कि एविडेंस एक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लॉ में। ठीक है, तो इसका ये एक समझ सकते हैं हम कि जो बिना जो बेस्ट एविडेंस के, ठीक है, जो सच है उसको साबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और कोर्ट हमारा यही करता है और उसकी यही ड्यूटी है। ठीक है, तो इसको जो इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए यहाँ पर ये कुछ फॉलोइंग रूल्स हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। पहला है हमारा कि व्हाट फैक्ट्स मे बी यूज्ड इन एविडेंस फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। मतलब कि कौन से फैक्ट एविडेंस में यूज़ होंगे डिस्प्यूटेड फैक्ट को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रेलिवेंट एविडेंस ही एक्सेप्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी एविडेंस दें चाहे वो डिस्प्यूटेड फैक्ट से रिलेटेड हो या ना हो, तो उससे एविडेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, और फैक्ट जो होंगे वो प्रूफ ही नहीं हो पाएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। तो यहाँ पर जो भी हम फैक्ट्स देंगे, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, रेलिवेंट ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
हाउ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड, ठीक है, कि वो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स जो है कैसे प्रूव किए जाएंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, तो उसका मेथड और मैनर क्या है यही एविडेंस एक्ट बताता है, ठीक है, कि डिस्प्यूटेड फैक्ट्स को प्रूव करने के क्या मेथड है, क्या उसका तरीका है, ये एविडेंस एक्ट बताता है और ये इसके इम्पॉर्टेंस भी है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन चीज़ों को बताता है। थर्ड क्या है कि व्हाट वेट्स आर टू बी अटैच्ड टू द फैक्ट्स एड्यूस्ड एज एविडेंस, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि फैक्ट्स जो दिए जाएंगे एविडेंस के तौर पर, उन फैक्ट्स को कितनी अहमियत देनी है, मतलब वो फैक्ट्स कितने वैल्यूएबल हैं, ये एविडेंस एक्ट हमारा 72 बताता है और यही इसकी इम्पोर्टेंस ही है एविडेंस एक्ट में। मतलब कि जो भी एविडेंस आप दे रहे हैं उस एविडेंस में इतना वजन हो कि जिससे सच को झूठ से निकाला जा सके, ठीक है, सच बाहर आ सके और झूठ जो है वो साबित हो जाए कि ये झूठ है और ये सच है। तो उसमें यही बोल रहा है कि वजन होना चाहिए आपके एविडेंस में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि एविडेंस एक्ट को बनाने का या किसी भी एक्ट को बनाने का कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट होता ही है, इसीलिए उसकी ज़रूरत पड़ी और इसीलिए उसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो यही है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, पॉइंट वाइज है ये, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। इट इज़ द क्वेस्ट फॉर रियलिटी थ्रू रेलिवेंट्स फैक्ट टू डिस्कवर ट्रू फैक्ट्स, मतलब कि एविडेंस का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो रेलिवेंट फैक्ट के थ्रू सही जो फैक्ट्स हैं उनको खोजना है, यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इसके बारे में, ठीक है, तो ये है कि इट इज़ द क्वेस्ट फॉर रियलिटी थ्रू रेलिवेंट फैक्ट टू डिस्कवर ट्रू फैक्ट्स, ठीक है, कि मतलब फैक्ट्स फाइंडिंग के थ्रू सच का पता लगाना है, यही साक्ष्य विधि का सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, कि जिससे रिलेवेंट फैक्ट्स के थ्रू हम सच को पता लगा सकें और किसी को न्याय मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू कंट्रोल द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स बाय रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है, इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, कंट्रोल करना कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स बाय रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है। यहाँ पे ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जस्टिस बेस्ट हैं एक, उनका उसकी डेफिनेशन से ये जो इम्पोर्टेंस है ये मेल करता है, कि वो भी यही कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, उसको एक साधारण सीमा के अंदर निर्बंधन करना, निर्बंधन मतलब कंट्रोल करना उसे, मतलब इस तरीके से कि अगर ये निर्बंधन नहीं लगाए जाएंगे तो फिर जो केसेस है वो साल भर साल चलता रहेगा, ठीक है, उसका ट्रायल चलता रहेगा और जस्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको एक एज अ प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन पे कोई रोक नहीं होगी, इंक्वायरी पे कोई रोक नहीं होगी, तो ये क्या होगा कि बार बार टाइम मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है काफ़ी लंबा खिंच रहा है और फिर वो ट्रायल में जा रहा है, लंबा ट्रायल उसका चलता ही जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो डिसीज़न होगा वो बहुत लेट होगा और किसी इंसान को, फिर जो भी पर्सन है उसको उसके राइट्स मिलने में टाइम लग जाएंगे, वो डिसीज़न आने में उसको टाइम लग जाएगा। तो यही है कि इसके जो इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, ये कैसे होता है, ये होता है कोर्ट्स के थ्रू, कोर्ट के द्वारा ही इसको जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे टू कंट्रोल, ये कंट्रोल किसका होगा, ये बाय कोर्ट होगा, ठीक है, या थ्रू कोर्ट्स होगा, कि कोर्ट के द्वारा इसको जो है कंट्रोल किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन इतना लंबा ना खींचने पाए कि जिससे ये जो है बहुत किसी को न्याय ही ना मिल पाए, ठीक है। ये है कि जो अनुशासनहीनता है ना, ठीक है, एविडेंस, ठीक है, एडमिशन ऑफ एविडेंस में, ठीक है, उसको रोकना है, ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है ये क्या है कि इसको रोकना है। और एविडेंस हमारा कैसा होगा, वो इर्रेलेवेंट फैक्ट होगा, तो कैसा होगा एविडेंस हमारा, कैसा होगा, वो रेलिवेंट फैक्ट्स होगा, इर्रेलिवेंट होगा तो उससे क्या होगा, सच का पता नहीं लगेगा और सच क्या होगा वो छिप जाएगा, इसीलिए इसे कंट्रोल
करना है, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं कि केनी क्या कहते हैं। केनी एक जूरिस्ट हैं और ये बताते हैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट साक्ष्य विधि का कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इनके जो ऑब्जेक्ट इन्होंने बताया है, इन्होंने ये 3 मेन ऑब्जेक्ट बताए हैं एविडेंस को लेकर। तो पहला क्या है, टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द ट्रुथ। वही बात हुई कि सत्य का सुनिश्चित करने में उसको हेल्प करना। ठीक है, सच का पता लगाने के लिए उसे हेल्प करना। साक्ष्य क्या करता है, सच को बाहर लाने में हेल्प करता है। ठीक है, वही ये कह रहे हैं। फिर दूसरा ये कह रहे हैं टू प्रिवेंट द प्रोलॉन्ग इंक्वायरी। जैसे मैंने ऊपर कहा कि इंक्वायरी लंबी चलेगी, ये करेगी, तो ये क्या करता है, इंक्वायरी बहुत लंबी ना हो, ठीक है, उसको ये प्रिवेंट करता है। इसीलिए एविडेंस पे एविडेंस लोग पेश करते रहते हैं ताकि इंक्वायरी बहुत लंबी ना खींचे। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद ये क्या, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टू सेव जजेस फ्रॉम कन्फेशन, सॉरी, टू सेव जजेस फ्रॉम कन्फ्यूज़न अराइजिंग फ्रॉम द एडमिशन ऑफ नेसेसरी एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये अननेसेसरी एविडेंस होगा। ठीक है, ये शायद अननेसेसरी एविडेंस होगा, मैं ये मिस्टेक हो गया। तो क्या ये बोल रहा है कि जो अननेसेसरी एविडेंस देने से, ठीक है, जो जजेस हैं, ठीक है, उनमें कन्फ्यूज़न राइज करने से रोकना है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए कि अगर आप जैसे बार बार कोई भी है वो इर्रेलेवेंट जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो एविडेंस है उसको दिए जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि कभी ये होगा कभी ये होगा, तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न अराइज होता है। तो एविडेंस क्या कहता है, इसीलिए एविडेंस ये कहता है कि हमेशा रिलेवेंट फैक्ट्स दो जिससे कि ये कन्फ्यूज़न अराइज ना हो और किसी को किसी के साथ अन्याय ना हो, कि सबको जस्टिस मिल सके। इसीलिए जो आपको पता होगा कि एविडेंस जो हमारा है वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, एविडेंस एक्ट हमारा। तो इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इंग्लिश लॉ ये कहता है कि जो बेस्ट एविडेंस हो वो ही दिया जाना चाहिए और वो ही एडमिसिबल होना चाहिए, वो ही ग्राह्य होना चाहिए। ठीक है, उसे ही ग्राह्य होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैक्सिम है, फॉल्सेस इन फॉल्सेस इन ओमनिबस। अब इस मैक्सिम का क्या मतलब है, तो इसका मैक्सिम का मतलब है कि एक मिथ्या में मिथ्या, सब बात में मिथ्या। ठीक है, कि मतलब अगर किसी एक बात में कोई मिथ्या है, ठीक है, कोई फॉल्स है, तो ये नहीं माना जाएगा कि सारे ही चीज़ें मिथ्या हैं। ठीक है, इसीलिए इस मैक्सिम को जो है बनाया गया है। ये इसमें आपके ऑब्जेक्ट में ये बहुत अच्छा एक है, आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं कि फॉल्सेस इन फॉल्सेस इन ओमनिबस। ठीक है, और एविडेंस एक्ट में एक बहुत ही कहेंगे कि एक एंशियंट मैक्सिम है। ठीक है, कि जब तक संदेह हो तब तक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जो कि प्रत्येक मैटर जो है, कोई भी मैटर है, उसको हमेशा संदेह से परे साबित करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि वो संदेह से परे होना चाहिए। ये नहीं है कि बस डाउट है, इस डाउट पे आप किसी चीज़ को डिसाइड कर दे कि नहीं यही सही है यही सही है, क्यों, क्योंकि बस वो डाउट है। नहीं, तो शक तो हर चीज़ पे हो सकता है, हर छोटी चीज़ पे हो सकता है, लेकिन उस शक से ही तो हमें सच निकालना है। तो यही जो ऑब्जेक्ट में आप ये इन दो मैगजीन्स को लिख सकते हैं कि सच को हमेशा जो संदेह से परे साबित करना चाहिए। और ये दंड विधि में भी ये काफ़ी जो है चलता है कि जो संदेह का लाभ होता है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट, आपने पढ़ा होगा कि जो है अगर ज़रा सा भी कहीं डाउट है, उस डाउट का जो लाभ है, ठीक है, जो बेनिफिट है, वो किसे मिलना चाहिए, वो अभियुक्त को मिलना चाहिए। ठीक है, और इसी जो हमारा साक्ष्य विधि है वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, इसी पर चलता है। तो डाउट का जो लाभ है, बेनिफिट है, वो किसी को मिलना चाहिए, अभियुक्त को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये केस आता है त्रिलोकीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या कहा गया था, ठीक है, इसमें जस्टिस
इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा था कि न्यायालय की ये ड्यूटी है कि वो असत्य में से सत्य को इस प्रकार से निकाले जैसे भूसे में से दाने को अलग किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए लिखा है कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फॉल्सहुड टू सिफ्ट ग्रेन फ्रॉम द टाफ। कैसे? क्योंकि आप अगर इसको प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए तो ये कैसे पॉसिबल है कि जैसे भूसा ह्यूज अमाउंट में होता है, ठीक है, अब उसमें से दाने निकलना, ये काम कौन करता है? ये किसान करता है। ठीक है, किसान जो है भूसे में से दाने को अलग करवाता है एंड देन गेहूँ जो भी है वो बिकता है। तो ये काम यहाँ पर कौन कर रहा है? यहाँ पर ये काम न्यायालय को दिया गया है, ये ड्यूटी उसको इम्पोज की गई है, ये उसको बताया गया है कि ये उसका राइट है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये उसकी ड्यूटी है कि जो भी ठीक है फॉल्स जो हमारा चल रहा है, कि मान लीजिए फॉल्स एविडेंस दिए जा रहे हैं या फॉल्स फैक्ट है, उसमें से सच कैसे बाहर निकालना है ये बता रहा है। कि उस तरीके से होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी करना। ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि यही उसकी ड्यूटी है कोर्ट की, कि वो दूध का दूध पानी, दूध का दूध करे और पानी को पानी करे। ठीक है, मतलब दूध से पानी को अलग करना। ठीक है, लेकिन देखिए ये कितना टफ है कि कई कई बार ऐसा हो भी जाता है कि गलत उस पर एविडेंस पे केसेस डिसाइड हो जाते हैं, बट कोर्ट इसीलिए बैठाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि ताकि हर किसी को जस्टिस मिल सके। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको जो भी ये पॉइंट्स हैं समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी चीज़ आपको लगता है कि इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।